आज हम वसंत पुस्तक से पार्ट 2 बचपन के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती जी। तो आइए पहले कृष्णा सोबती जी के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। कृष्णा सोबती जी का जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात में हुआ था। वे हिंदी की कल्पितार्थ और एवं निबंध लेखिका हैं। उन्हें 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 1996 में साहित्य अकादमी अध्येता वृत्ति से सम्मानित किया गया। वे संयमित और साफ सुथरी रचनात्मकता के लिए जानी जाती हैं। उनकी मुख्य कृतियों में से डार से बिछुड़ी, यारों के यार, तीन पहाड़, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के और ए लड़की आदि हैं। कृष्णा सोबती जी कहती हैं, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ और तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी और बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछले शताब्दी में पैदा हुई थी। शताब्दी यानी 100 वर्षों का समय। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। लेखिका आगे कहती हैं, मुझे अपने मोज़े और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोज़े खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। धो लेने के बाद अपने अपने मोज़े जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोज़े के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क आ चुका है। लेखिका यह कहना चाहती है कि जब नए जूते खरीदते हैं तो वो पाँव में लगते हैं और जब वो लगते थे तो उनसे छाले पड़ जाते थे, तो उससे बचने के लिए वो रुई का प्रयोग करते थे। हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिवार को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली यानी उल्टी और खुराक यानी मात्रा। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते तो वह शनिवारी दवा कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे घर की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड और विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बैंगर्स और डेविको रेस्टोरों की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था।
एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइन बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेकर खाती। शिमला के काफ़ल बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे। काफ़ल एक पहाड़ी फ्रूट होता है, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल। सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। कसमल भी एक पहाड़ी फ्रूट होता है। चेस्टनट एक और गज़ब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में। चने ज़ोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने ज़ोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना चना ज़ोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना ज़ोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरकवाते मतलब छिड़कवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती और एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते हैं, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत। उनकी बात फिर कभी। यहाँ लेखिका कहती है कि घोड़ों की बातें हम फिर कभी करेंगे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियाँ बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कर रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भी भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इनकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ़ है? इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती। कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी ज़िम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा मतलब चिढ़ाया। देखो देखो कैसी लग रही है। आँखों पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खिजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की
नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। लेखिका अपने आप को आईने में देखकर कभी कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं लंगूर जैसी नहीं लग रही, और कभी खुद को ही कह रही है कि हाँ हाँ लग रही हूँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभिते वाली हिमाचली टोपियाँ।